जोहार, जय मूल्यों मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुशील कुलकर्णी नाम के ब्राह्मण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासकर यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार व बानसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम की हालिया मुलाकात का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि शरद पवार वामन मेश्राम के साथ मिलकर महाराष्ट्र में धार्मिक दंगे कराना चाहते हैं। सुशील कुलकर्णी ने वामन मेश्राम के एक वीडियो को दिखाते हुए ये कहा है कि आने वाले 2 अक्टूबर को वे महाराष्ट्र बंद करने वाले हैं और यह आंदोलन शरद पवार के साथ हुई मुलाकात के बाद वामन मेश्राम ने घोषित किया है। कुलकर्णी ने यूट्यूब पर अपलोड किए सभी वीडियोस को अगर सही से देखा जाए तो वह प्रो बीजेपी दिखाई देते हैं। अपने एक दूसरे वीडियो में खुद सुशील कुलकर्णी ने बताया है कि वह आरएसएस के कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है। नमस्कार, मी सुशील कुलकर्णी, आपण पाहता अॅनालायझर। मी या व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच घोषित करतोय होय, मी संघ स्वयंसेवक आहे, होय मी हिंदुत्ववादी आहे, होय माझा संघ संस्कारांवर विश्वास आहे, होय संघ संस्कारात वाढलेल्या लोकांच्या वरती माझा विश्वास आहे। सुशील कुलकर्णी ने इस विवादित वीडियो में जो झूठी बातें बताई है, हम इस वीडियो में उसकी पोल खोल करने वाले हैं और यह जानने का प्रयास करने वाले हैं कि पवार मेश्राम की मुलाकात से ब्राह्मण क्यों डरे हैं। सबसे पहली बात यह कि शरद पवार व वामन मेश्राम की मुलाकात के पीछे की पार्श्वभूमि को हमें समझ लेना चाहिए। पवार मेश्राम की वह मुलाकात राजनीतिक मसले के लिए या आंदोलन के उद्देश्य से नहीं हुई थी, बल्कि एक कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से वामन मेश्राम शरद पवार को आमंत्रित करने के लिए उनसे मिले थे। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी के द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज इस संगठन को 24 सितंबर के दिन 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर भारत मुक्ति मोर्चा ने सत्यशोधक सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया हुआ है और इसी सम्मेलन में उद्घाटक के तौर पर शरद पवार को आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण लेकर खुद वामन मेश्राम शरद पवार से मुलाकात करते हैं। उनकी मुलाकात के बाद ही भारत मुक्ति मोर्चा के उस सत्यशोधक सम्मेलन की कार्यक्रम पत्रिका भी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। पवार मेश्राम की मुलाकात के बाद ये खबर हमें कहीं पर भी पढ़ने या देखने को नहीं मिली कि इंडिया गठबंधन में पवार ने मेश्राम को शामिल कर लिया है। हो सकता है कि निकटतम भविष्य में वामन मेश्राम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और यह आरएसएस बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, पर फिलहाल ऐसी कोई बात या कोई चर्चा नहीं है। इसके बावजूद कुलकर्णी व आरएसएस बीजेपी अभी से इतने ज्यादा क्यों डरे हुए हैं, यह हमारी समझ से बाहर है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वामन मेश्राम की शरद पवार से मुलाकात राजनीतिक या आंदोलन के लिए नहीं थी। दूसरी बात, सुशील कुलकर्णी अपने वीडियो में बताते हैं कि पवार मेश्राम की मुलाकात के बाद वामन मेश्राम ने 2 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र बंद के आंदोलन की घोषणा की। यह बात भी सरासर झूठ है। दरअसल भारत मुक्ति मोर्चा ने 10 सितंबर को पुणे में महामोर्चा का आयोजन किया था। उसकी तैयारी अगस्त माह के अंत से ही शुरू हो गई थी। उस महामोर्चा में कुल 7 मुद्दे लिए गए थे। महामोर्चा में शामिल हुए हजारों लोगों के सामने और महाराष्ट्र के सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सामने भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विलास खरात ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व वामन मेश्राम का संदेश दिया था कि यदि देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार ने भारत मुक्ति मोर्चा की मांगों पर अमल नहीं किया तो वे महाराष्ट्र बंद करेंगे। माननीय भारत मुक्ति मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहेब यांचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही आवाहन करत आहोत की ह्या प्रमुख मुद्द्यांमध्ये हे मुद्दे तर आहे, परंतु त्याच्यामध्ये हे सुद्धा मुद्दे आहे, महाराष्ट्र बंद केला जाणार आहे। जब वामन मेश्राम ने ये देखा कि राज्य की भाजपा सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही, उसके बाद 12 सितंबर को
वामन मेश्राम ने महाराष्ट्र बंद करने की घोषणा करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया में जारी कर दिया। इसका अर्थ यह है कि महाराष्ट्र बंद की घोषणा का और पवार के साथ मेश्राम की मुलाकात का कोई संबंध नहीं है। जो मुद्दे वामन मेश्राम ने उस वीडियो में उठाए हैं उसके बारे में सुशील कुलकर्णी कुछ भी नहीं बोल रहे। यदि वह उन मुद्दों को यदि ये मुद्दे गलत है तो सुशील कुलकर्णी ने उन्हें गलत साबित कर देना चाहिए था। मसलन वामन मेश्राम ने कहा कि राज्य सरकार ने 62,000 सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने का जो फैसला किया है वह जन विरोधी है, संविधान विरोधी है और उसके विरोध में महाराष्ट्र बंद किया जा रहा है। क्या सुशील कुलकर्णी इस जन विरोधी फैसले को सही मानते हैं? क्या राज्य की जनता को इसके विरोध में आवाज उठाने का और आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? इसका अर्थ यह है कि सुशील कुलकर्णी भाजपा सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी, संविधान विरोधी निर्णयों को सही मान रहे हैं। उसी तरह बहुजन महापुरुषों के विरोध में बयानबाजी करने वाले, उनका अवमान करने वाले मनोहर कुलकर्णी अर्थात संभाजी भिड़े को राज्य की पुलिस बचाने का काम कर रही है। इसके विरोध में भी महाराष्ट्र बंद का आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से पुकारा गया है। ये भी एक मुद्दा उसमें शामिल है। सुशील कुलकर्णी मनोहर कुलकर्णी का और उसके बहुजन विरोधी बयानों का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुशील कुलकर्णी मार्च महीने से राज्य में हुई जातीय व धार्मिक हिंसाओं का जिक्र करते हुए शरद पवार व वामन मेश्राम को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि यह सारे दंगे शरद पवार ने कराए हैं और राज्य का गृह मंत्रालय फडणवीस के हाथों में है तो उन्होंने शरद पवार पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा सवाल ये कि जब भाजपा के पास ही पुलिस प्रशासन है तो वे इन दंगों को रोकने में असमर्थ क्यों है? तीसरा सवाल ये है कि अब तक कितने दंगाइयों को फडणवीस की पुलिस ने हिरासत में लिया, कितनों पर मुकदमे दर्ज हुए और कितनों को सजा हुई? दंगे कराकर चुनाव जीतना तो आरएसएस बीजेपी का पुराना खेल है। उनकी राजनीति इन्हीं कथित हिंदू मुसलमान के फसादों से चलती आ रही है। इसलिए शरद पवार इतने नासमझ तो नहीं है कि जिससे भाजपा को फायदा मिले वैसा काम वे खुद ही करे, बल्कि शरद पवार ने इन दंगों का विरोध किया था और इसके लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया था। पवार ने यह कहा था कि राज्य में हो रहे दंगे सरकार प्रायोजित है। इसलिए सुशील कुलकर्णी का यह दावा कि राज्य में हो रहे दंगों के पीछे शरद पवार का हाथ है सरासर गलत, झूठ और राजनीति से प्रेरित दावा है। दरअसल एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ने के पीछे आरएसएस बीजेपी की यह रणनीति थी कि मराठा चेहरा भाजपा के साथ आने से शिवसेना का मराठा वोटर भी भाजपा के साथ आ जाएगा। लेकिन शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो सभाएं ली और उन सभाओं में शिवसेना के कट्टर समर्थकों ने जो हाजिरी लगाई उससे आरएसएस बीजेपी घबरा गई। जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ने का दाव कामयाब नहीं हुआ तब आरएसएस बीजेपी ने अपने पुराने पैतरे पर अमल करना शुरू कर दिया और वह पैतरा है धार्मिक व जातीय दंगों और फसादों का। लेकिन दंगे फसाद भी जैसा आरएसएस बीजेपी चाहते थे वैसे सारे राज्य भर में नहीं हुए। यह देख उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मराठा अजित पवार को शरद पवार से तोड़ने का काम किया। अजित पवार के अलग होने के बाद शरद पवार ने भी राज्य के कई जिलों में कार्यक्रम लिए और उनका वोटर भी उन्हीं के साथ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि अब की बार आरएसएस बीजेपी क्या करती है। जिन दंगों का जिक्र कुलकर्णी ने अपने वीडियो में किया है वह सभी दंगे हिंदू मुसलमान के नाम से हुए हैं। इसमें वामन मेश्राम और शरद पवार का क्या संबंध? ये न उनकी विचारधारा है और न ही उनकी कार्य पद्धति, बल्कि दंगे फसाद न हो इसके लिए पवार और मेश्राम सारे देश भर में काम कर रहे हैं। कई ऐसे रिपोर्ट है कि जहां पर भी बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का काम सामान्य लोगों में बड़े पैमाने पर फैला है, वहां दंगे कराने के लिए आरएसएस भाजपा को लोग ही नहीं मिल रहे। यही आरएसएस
यदि आरएसएस बीजेपी का दर्द है कि पवार मेश्राम की वजह से दंगे नहीं हो रहे और जब दंगे नहीं हो रहे तो सामान्य लोगों का कथित तौर पर हिंदू बनाना और उनका राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए आरएसएस के प्रचारक सुशील कुलकर्णी इन महाराष्ट्र में हुए दंगों के लिए शरद पवार वामन मेश्राम को जिम्मेदार ठहराकर उनकी बदनामी कर रहे हैं। यदि पवार मेश्राम राज्य में हिंदू मुसलमान के नाम से दंगे करा रहे हैं तो इसका लाभ तो अल्टीमेटली आरएसएस और बीजेपी को ही मिलने वाला है। इसके लिए तो उन्हें खुशी मनानी चाहिए और पवार और मेश्राम के आभार मानने चाहिए, लेकिन वे इस बात से भलीभांति अवगत है कि दोनों की वजह से उनकी हिंदू मुसलमान की थ्योरी विफल हो रही है। चौथी बात सुशील कुलकर्णी ने कही कि 1 जनवरी 2018 को एल्गार परिषद की वजह से भीमा कोरेगांव में दंगे हुए थे। यह मुद्दा भीमा कोरेगांव दंगों के लिए बनाए गए जांच आयोग के सामने भी आया है। पुलिस जोर देकर इस बात को कह रही है पर साबित नहीं कर पा रही, क्योंकि एल्गार परिषद का और भीमा कोरेगांव के दंगों का कहीं कोई संबंध नहीं है। यह बात दंगों के तत्कालीन जांच अधिकारी गणेश मोरे ने जांच आयोग के सामने दिए हुए उनके हलफनामे में भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। बावजूद इसके सरकार व उनकी पुलिस अपनी एक अलग ही थ्योरी लेकर चल रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। ऐसा करके वह न केवल जांच आयोग को गुमराह कर रहे हैं बल्कि महाराष्ट्र के लगभग 13 करोड़ लोगों को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके उलट जांच आयोग के सामने ऐसी बातें व सबूत आए हैं कि 1 जनवरी के दंगों के लिए मनोहर कुलकर्णी, मिलिंद एकबोटे और राज्य की पुलिस ही जिम्मेदार है। रही बात वामन मेश्राम की, तो उनके कार्यक्रम सारे देश भर में होते हैं और अभी तक ऐसी कोई घटना, एक भी घटना नहीं हुई है कि उनकी भाषण की वजह से कहीं पर हिंसा या कहीं पथराव हुआ हो। सुशील कुलकर्णी ने वामन मेश्राम पर यह आरोप लगाया है कि वे बहुत ज्यादा उग्र बोलते हैं। यदि वे बहुत ज्यादा उग्र बोलते हैं तो उन पर कहीं पर भी कोई एक एफआईआर क्यों नहीं है? इसका जवाब यही है कि जब सच ही अपने आप में इतना उग्र हो तो वामन मेश्राम भी क्या ही कर सकते हैं। वे तो बेबाक होकर सच बोलने वालों में से है, या यूं कहे कि सच बोलने वाले वे अकेले ही है। इसी साल मई महीने में एक गंभीर मामला सामने आया था। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर ने देश के सुरक्षा विभाग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की एक एजेंट को देने का काम किया था। इसे हनी ट्रैप कहते हैं। यह जो देश विरोधी काम कुरुलकर ने किया है, इसके बारे में सुशील कुलकर्णी ने प्रदीप कुरुलकर को संघ परिवार से अलग करने का काम किया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि कुरुलकर जाति से ब्राह्मण है और दूसरा कारण ये कि वह आरएसएस का कट्टर कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है। सुशील कुलकर्णी ने केवल एक वीडियो में कुरुलकर के बारे में बात की है। उसमें भी कुरुलकर को संघ परिवार से अलग रखने का ही प्रयास किया है, या वह वीडियो ही इसलिए बनाया गया ताकि कुरुलकर को संघ परिवार से अलग किया जाए। कुरुलकर जैसे न जाने कितने संघ परिवार के कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने इस प्रकार की गद्दारी देश के साथ की होगी, यह तो संघ परिवार ही जानता होगा। लेकिन कुरुलकर ने की हुई गलती का संघ परिवार से संबंध तोड़ना सही बात नहीं है, क्योंकि संघ परिवार खुद देश प्रेम के नाम से देशद्रोह का काम करता आ रहा है। फिर चाहे वह देश को कथित हिंदू मुसलमान के नाम से बांटने का काम हो, दंगे कराने का हो, या देश में बम धमाके करने का काम हो, हर बार जब संघ परिवार के लोग देशद्रोही कामों में पकड़े जाते हैं तब संघ अपने हाथ खड़े कर लेता है और अपना पल्ला झाड़कर अपनी छवि को खराब होने से बचाता रहता है। लेकिन जब तक उनके लोग पकड़े नहीं जाते तब तक संघ ही सारे देश विरोधी काम उनसे करवाता है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि संघ ने खुद होकर अपने किसी कार्यकर्ता को देशद्रोही काम करने से रोका है या उसे पुलिस के हवाले किया है। कुरुलकर भी यदि महाराष्ट्र एटीएस के हाथों पकड़ा नहीं जाता तब तक वह उनका ईमानदार स्वयंसेवक रहता, लेकिन पकड़े जाने पर संघ ने अपने हाथ खड़े कर लिए। इसके बारे में सुशील कुलकर्णी कुछ नहीं बोल रहे, बोलेंगे भी कैसे भला,
वह खुद आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता जो है। अपने वीडियो में सुशील कुलकर्णी एक अधूरी बात बता रहे हैं, वह ये कि शरद पवार के साथ केवल वामन मेश्राम की मुलाकात हुई। सही जानकारी ये है कि उस मुलाकात में संभाजी ब्रिगेड के प्रवीण गायकवाड़ भी शामिल थे। इतना ही नहीं, मराठा संगठनों के साथ अब ओबीसी संगठनों के लोग भी पवार और मेश्राम के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाली 23 तारीख को यानी 24 सितंबर को सत्यशोधक सम्मेलन में ही यह नज़ारा देखने को मिल जाए। उसके बारे में सुशील कुलकर्णी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आखिरी बात, सुशील कुलकर्णी ने कहा कि पवार मेश्राम के साथ एक साथ आने से कुछ जातियां महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं रहेंगी, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में बन जाएगी। सुशील कुलकर्णी ने वह कौन सी जातियां है यह नहीं बताया। क्या वह जातियां है या केवल मात्र एक जाति, इसके बारे में कुलकर्णी ने विस्तार पूर्वक वीडियो बनाना चाहिए। यदि कुलकर्णी की बात को सही मान लिया जाए तो क्या आरएसएस जो इतना बड़ा संगठन है उन जातियों की सुरक्षा नहीं करेगा? यदि पवार और मेश्राम की वजह से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को धोखा है तो इससे सारे ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण आरएसएस के लिए फायदे की बात नहीं है। इसके लिए तो आरएसएस ने पवार और मेश्राम को धन्यवाद देना चाहिए। सुशील कुलकर्णी को अभी से इतना डर क्यों सता रहा है? यदि ब्राह्मणों ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वे क्यों डर रहे हैं? इसका सीधा जवाब यह है कि वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के जनक ही ब्राह्मण है। उन्होंने अस्पृश्यता का निर्माण किया, मराठा ओबीसी पर शूद्रत्व थोपा, घुमंतु जातियों का बहिष्कार किया, महिलाओं को गुलाम बनाया, आदिवासियों का अलगीकरण किया है। और यह कोई अतीत की बात नहीं है। ब्राह्मण आज भी इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ उसी लिए कर रहे हैं, पर इसके लिए दूसरों को दोषी मान रहे हैं। पवार और मेश्राम के एक साथ आने से किसका नुकसान होने वाला है? अर्थात आरएसएस और बीजेपी का ही नुकसान हो सकता है। लेकिन वे खुद पवार और मेश्राम का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिट्ठुओं से उनका विरोध करवा रहे हैं। बहरहाल 24 सितंबर के भारत मुक्ति मोर्चा के सत्यशोधक सम्मेलन से महाराष्ट्र तथा देश का सामाजिक माहौल बदलने में काफी मदद होगी, ऐसा ब्राह्मणवादियों में मचे हड़कंप से समझा जा सकता है।